हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोगों ने नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट को फेंका, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट लिया, फिर ऊपर से नीचे फेंका भी, फिर फ्री फॉल का भी केस देखा। तो यहाँ कुछ एजम्पशंस थे हमारे। एजम्पशंस क्या थे? तो एयर का कोई रेसिस्टेंस नहीं था, क्योंकि एयर रेसिस्टेंस होगा तो एक एडिशनल फोर्स अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक पहला एजम्पशन था कि कोई एयर रेसिस्टेंस नहीं था। दूसरा एजम्पशन ये था कि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ जो एक्सेशन प्रोड्यूस करेगी फोर्स लगा के, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट था। हालांकि वो कांस्टेंट होती नहीं है। ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हाँ, अगर उसको कांस्टेंट ना मानते हुए वो जिस प्रकार वेरी करता है एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर उस वेरिएशन को भी मद्देनजर रखें तो सिंपल काइनेमेटिक्स से, जिस काइनेमेटिक्स का हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, उससे हम बातों को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। फिर हमें ना बहुत सारे लॉ, हाँ ऐसा नहीं है कि काइनेमेटिक्स इम्पॉसिबल होगा, वहाँ आप वेरिएबल एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाज यूज़ करके सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। बट वहाँ हम लोग देखेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन जैसी चीज़ें वहाँ ज़्यादा सही मानी जाती है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम ऑफ सेम हाइट, यानी जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो एक पर्टिकुलर हाइट पे, अपने मैक्सिमम हाइट से नीचे किसी भी हाइट पे, वो 2 पॉइंट ऑफ टाइम पे पाया जाता है, एक जाते वक्त और एक गिरते वक्त। उन दोनों पॉइंट्स ऑफ टाइम को हम लोग कैसे निकालते हैं? तो मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है और नीचे से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को हमने यू से फेंका है, यू से फेंका है, और एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हमारा वो जी के बराबर है और वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो हम जानते हैं कि मान लीजिए वो कैपिटल एच हाइट तक गया होगा और इसके बाद फिर वो नीचे गिरा होगा ऐसे। तो किसी पर्टिकुलर हाइट पे, स्मॉल एच पे, वो 2 टाइम पे पाया जाएगा। अगर t इक्वल टू 0 पे उसको फेंका है तो एक जाते वक्त पर्टिकुलर टाइम t1 टाइम, और एक ऊपर से नीचे आते वक्त, है ना, यानी एक नीचे से यहां तक जाने का टाइम, दैट इज 1 पॉइंट ऑफ टाइम, और एक नीचे से हाईएस्ट पॉइंट पे जा करके फिर नीचे गिरने तक का टाइम, दैट इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ टाइम। तो 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम होंगे जिसपे वो पाया जाएगा उस पर्टिकुलर हाइट पे। तो अगर इस पर्टिकुलर हाइट को मैं अपना एक जनरल पोजीशन मानूं तो वी कैन राइट h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हम लोग पढ़ चुके हैं, माइनस क्यों आएगा? बिकॉज u ऊपर है और g नीचे है। वेलोसिटी और एक्सेशन के बीच 180 डिग्री का एंगल है, सो वी कैन राइट। सो y इज इक्वल टू h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वाड्रेटिक को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो अगर हम हाफ जी टी स्क्वायर को इधर लाएं तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस एच इज इक्वल टू 0। जरा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए, टाइम में क्वाड्रेटिक है ना। अगर मैं टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना चाहता हूं, यूनिटी करना चाहता हूं, तो व्हाट आई विल डू? तो आई विल डू, मैं जी बाई 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दूंगा, जी बाई 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दूंगा। यहां भी जी बाई 2 से डिवाइड करूंगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। जी बाई 2 कैंसिल, सो इट विल बी टी स्क्वायर, और यहां ये 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस 2u बाई जी टाइम टी, प्लस यहां ये 2 फिर ऊपर चला जाएगा तो इट विल बी 2h बाई जी, एंड दैट इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस 2u बाई जी टी प्लस 2h बाई जी इज इक्वल टू 0। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑलराइट। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। टी का कोफिशिएंट क्या है? 2u बाई जी है, और ये जो कांस्टेंट वाला टर्म होता है वो क्या है? 2h बाई जी है। जरा याद कीजिए कि अगर हम लोग लिखते हैं एक्स एक्स स्क्वायर, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करते थे, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक में, थोड़ा सा मैं याद दिला दूं, तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अगर वाकई में किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट्स हैं तो उनको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अल्फा एंड बीटा उसके रूट्स होंगे। उस फॉर्म से जरा इसकी तुलना करें, इसको कंपेयर करें कि एक्स एक्स स्क्वायर का काम यहाँ टी कर रहा है, एक्स का काम यहाँ टी कर रहा है, और अल्फा प्लस बीटा का काम निश्चित रूप से 2u बाई जी कर रहा होगा, और अल्फा इंटू बीटा का काम निश्चित रूप से 2h बाई जी कर रहा होगा। यहाँ तो चलो ये अल्फा बीटा वो रूट्स हैं, एक्स के वो वैल्यूज हैं जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। यहाँ पे वही टाइम के वैल्यूज होंगे। इस सिचुएशन में वो t1 और t2 का काम करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t1 है, और यहाँ से ऊपर जा करके यहाँ तक आने का टाइम t2 है। तो ये t1 और t2 हमारे अल्फा और बीटा की तरह काम करेंगे। T1 और T2 अल्फा और बीटा की तरह काम करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ इसको कंपेयर करें तो वी कैन राइट
कि T1 plus T2 अल्फा प्लस बीटा विल बी 2u by g एंड T1 into T2 विल बी 2h by g। तो T1 plus T2 विल बी 2u by g और T1 into T2 विल बी 2h by g। का मतलब ये होता है कि अगर if a body is thrown with some velocity u upward and it is found at some height small h, then there are 2 points of time for which the body will be at same height। एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा जाते वक्त का और एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा आते वक्त का, एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा आते वक्त का, और वो दोनों पॉइंट ऑफ टाइम का जो सम होगा वो 2u by g के बराबर होगा। और ये 2u by g एक्चुअली में क्या है, तो 2u by g इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। हम लोग पढ़े हुए हैं u by g टाइम जाने का, u by g टाइम आने का, यानी उन दोनों टाइम्स का सम जो होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा और दोनों टाइम्स का जो प्रोडक्ट होगा वो 2h by g के बराबर होगा। ऑलराइट, इस पे हम लोग आगे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, थैंक यू।